दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। जान मैं दिया है दिल तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। जिंदगी ने मोड़ लिया ऐसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उदय सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल उदय दिव्यांग पर। दोस्तों, मुझे आदत है गुनगुनाने की, इसलिए मुझे लगा कि मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों को कुछ गुनगुना करके सुना देता हूं, उसके बाद मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो सो गाइज, आप जानते हैं कि आज मैं पहली बार कक्षा 9 का हिंदी चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहा हूं, जिस चैप्टर का नाम है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। क्या? भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। तो आप जान गए चैप्टर का नाम क्या है, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। तो सो गाइस, पूछेगा आपसे कि भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा किसने लिखा? तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखा। किसने लिखा? राजेंद्र प्रसाद ने। ये क्या है? तो ये निबंध है। भारत का पुरातन विद्यापीठ क्या है? निबंध है। आपसे पूछे कि वो नालंदा की जो कहानी है, वो निबंध है, वो किसने लिखा है? तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। तो भारत का पुरातन विद्यापीठ लेखक कौन हो गया? राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म कहाँ हुआ? 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ? 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को। ऐसा बताया जाता है कि इनका निधन, किनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन 18 फरवरी 1963 ईस्वी को होता है। कब होता है मेरे बच्चे? 18 फरवरी 1963 ईस्वी को। नालंदा हमारे इतिहास में ये कहते हैं, क्या कहते हैं? राजेंद्र बाबू अपने निबंध में, कौन निबंध में? भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा निबंध जो लिखे हैं उसमें यह बताते हैं कि नालंदा हमारे इतिहास में अत्यंत आकर्षक नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, प्यारे प्यारे प्रश्न आएंगे कि नालंदा हमारे इतिहास में कैसा नाम है? तो बहुत ही आकर्षक नाम है। मैं लिख दूंगा, आप भी समझ गए। राजेंद्र बाबू कहते हैं नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप के पर्वत और समुद्र के उस पार तक फैला हुआ है। एशिया महाद्वीप में नालंदा विश्वविद्यालय का वाणी कहाँ से? पर्वत और समुद्र के उस पार तक फैला हुआ है। ये कौन कहते हैं? तो हमारे राजेंद्र बाबू जो लेखक है वो कहते हैं। अगला है, नालंदा क्या है? तो एशिया का चैतन्य केंद्र है। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे नालंदा एशिया का चैतन्य केंद्र है। लगभग 600 वर्षों तक यह चैतन्य केंद्र बना रहा। कितने वर्ष तक मेरे बच्चे? तो 600 वर्षों तक। क्या बोलेंगे? 600 वर्षों तक क्या बना रहा? चैतन्य केंद्र बना रहा। जी, बिहार को प्राचीन में मगध कहा जाता था। आप तो जानते हैं आज बिहार, प्राचीन काल में बिहार को मगध कहा जाता था। तो आपसे पूछेगा मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी गिरिब्रज, जिसे प्राचीन में गिरिब्रज के बाद क्या नाम रखा गया? राजगृह। आज वर्तमान में राजगृह को क्या कहते हैं? राजगीर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चे? राजगीर के नाम से जाना जाता है। यू आर अंडरस्टैंड? आगे लिखा है मगध की राजधानी गिरिब्रज। मैं बताया प्राचीन काल में गिरिब्रज को राजगृह भी कहा जाता था। आज वर्तमान में राजगृह को क्या कहा जाता है? राजगीर के नाम से जाना जाता है। मात्र वर्तमान में नालंदा महज राजगीर से 7 मील उत्तर की दिशा में नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। तो हम कह सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय आज क्या है? नालंदा खंडहर राजगीर से किस ओर है? उत्तर की ओर। कितना मील दूर है? 7 मील दूर। ये आपको ऑब्जेक्टिव बन गया। राजगीर से, कहाँ से? राजगीर से नालंदा कितनी दूर है? 7 मील दूर। किधर?
तो राजगीर से उत्तर 7 मील दूर नालंदा है। नालंदा का प्राचीन इतिहास बुद्ध और भगवान महावीर के समय तक रहा। मेरे बच्चे, नालंदा का प्राचीन इतिहास जो रहा किनके किनके काल में रहा? तो बुद्ध और महावीर के समय तक रहा। मेरे प्यारे बच्चे, ये तो मैं कुछ हिंट के लिए आपको लिख दिया हूँ। बाकी जो मैं निबंध बोल रहा हूँ, इस निबंध पर आप मेरी जो स्पीच है ना, स्पीच पर ज़्यादा ध्यान देंगे। लिखी हुई बात तो दिखे या ना दिखे, बहुत कम हुआ है, लाइटेड कम था, इसमें सेटिंग कम था, इसके लिए सॉरी मेरे बच्चे। और मैं आगे बतलाऊंगा कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है, कौन? बुद्ध और महावीर के समय में क्या था? बहुत ही चरम सीमा पर था। आज जहां नालंदा का खंडर है, वहां बुद्ध के समय में क्या था? आम्रवन था। आम्रवन के मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे? आम का बगीचा। क्या हुआ? आम का बगीचा। तो आम्रवन था बुद्ध के समय में, महावीर के समय में। आज जहां नालंदा विश्वविद्यालय है, वहां सिर्फ आम का ही यानी आम्रवन था, यानी आम का बगीचा था। भगवान महावीर नालंदा में कितने वर्ष तक रहे? मेरे प्यारे बच्चे, भगवान यानी कि भगवान महावीर भगवान 14 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 14 वर्ष तक नालंदा में उन्होंने क्या किया? तो वो रहा। तो मेरे प्यारे बच्चे, हमने क्या कहा? महावीर भगवान नालंदा में कितने वर्षों तक रहा? 14 वर्षों तक उन्होंने व्यतीत किए। नालंदा विश्वविद्यालय का आरंभ जनता के उदार दान से हुआ। मेरे बच्चे, नालंदा विश्वविद्यालय का जो निर्माण हुआ किनके? तो जनता के उदार दान से हुआ। किनके उदार दान से हुआ? जनता के उदार दान से, और 500 व्यापारियों के उदार से यानी कि दान से हुआ। 500 व्यापारियों के दान से हुआ। एक धनी नागरिक जिनका नाम था लेप, उन्होंने धन धान्य, सोना चांदी हीरा मोती, पूरे राजपाट उन्होंने क्या कर दिया? दान दे दिया। किनके दे दिया दान? बुद्ध को। और बुद्ध के चरणों में जाकर के वो झुक गए और उनका शिष्य बन गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या पूछेगा? कौन ऐसा नागरिक था नालंदा में, उन्होंने पूरे धन धान्य, वो शैया, यहाँ तक कि शैया को भी उन्होंने क्या कर दिया? दान दे दिया, वास्तविक रूप में दान दे दिया। और वो क्या बन गया? महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। ऐसा कहा जाता है उन्होंने बुद्ध को दान दिया और उनका शिष्य बन गया। पूछेगा बुद्ध को पूरे सारी संपत्ति दान किसने दे दिया? तो एक नागरिक जिसका नाम था लेप। जिसका नाम था क्या? लेप नाम था। आगे है तिब्बत का इतिहासकार, तिब्बत का इतिहास लेखक जिसका नाम था लामा तारानाथ। क्या नाम था? लामा तारानाथ। उन्होंने बच्चे पता है क्या लिखा? उन्होंने अपने इतिहास में लिखता है कि नालंदा जो है सारिपुत्र का जन्मभूमि है। किसका जन्मभूमि है? सारिपुत्र का जन्मभूमि। किस लेखक के अनुसार? तो लामा तारानाथ के अनुसार। लामा तारानाथ किस देश के हैं? तो वो तिब्बत के हैं। चीन के सटा हुआ एक छोटा सा देश है जिसका नाम है तिब्बत। तो तिब्बत के महान, पूछेगा लामा तारानाथ महान इतिहास लेखक कहाँ का है? तो आप बता सकते हैं तिब्बत का है। तो तिब्बत का लामा तारानाथ, उन्होंने क्या कहा इतिहास में नालंदा के बारे में? तो उन्होंने कहा नालंदा सारिपुत्र का जन्म भूमि है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? तारानाथ क्या कहते हैं? सारिपुत्र का जन्म भूमि है। चलो मैं आगे बढ़े। 4वीं सदी में चीनी यात्री फाहियान आए। मेरे प्यारे बच्चे, कौन सदी में? 4वीं सदी में कौन आए? फाहियान आए। कौन आए? फाहियान। कौन थे? चीनी यात्री थे, वो चीन से आए थे। कौन, कहाँ से आए थे? चीन से आए थे। कौन आए थे? फाहियान। कब आए थे? 4वीं सदी में। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको परीक्षा में पूछेगा कि 4वीं सदी में कौन चीनी यात्री भारत आए थे? तो वो फाहियान आए थे। कहाँ से आए थे? चीन से आए थे। एक ट्रिक हमने बताया था, फच माने फाहियान आया कहाँ से? च से, यानी चीन से। अंडरस्टैंड? आप मेरे ट्रिक को भी फॉलो करेंगे। आगे बढ़े मेरे बच्चे। तो 4वीं सदी में कौन आए? फच यानी फाहियान आए। कहाँ से आए? चीन से आए। और आगे बढ़ूं मैं। के समय में युआनचांग भारत आया। जी, 4वीं सदी में कौन आया? तो फाहियान आया। और 7वीं सदी में कौन आया मेरे बच्चे? तो हर्षवर्धन आया।
हर्षवर्धन, हाँ सॉरी मेरे बच्चे, हर्षवर्धन के समय में युआन चांग आया। युआन चांग जब भारत आए उन्होंने क्या कहा, उस समय नालंदा के बारे में बताता है कि नालंदा की उन्नति चरम सीमा पर था। उस समय नालंदा की उन्नति कहाँ था, तो चरम सीमा पर था। किसने कहा, युआन चांग ने कहा। किसने कहा मेरे प्यारे बच्चे, युआन चांग ने कहा। आगे है 8वीं सदी के यशोवर्धन के शिलालेख में। 8वीं सदी में यशोवर्धन एक क्या कहते हैं लेखक थे, उन्होंने शिलालेख में नालंदा के 6 विहार, 6 ऊंचे विहार के बारे में बतलाया। अच्छा ऊंचे विहार जो था वो गगनचुंबी था, वो मेघों को छूता था। और 6 ऊंचे ऊंचे विहार जो था उसके अगल बगल चारों ओर क्या था, तो बहुत बड़े बड़े तालाब था, उस पे पानी भरे हुए था, नीले रंग का पानी, आसमान, और वो बीच में 6 बड़े बड़े विहार, 6 बड़े बड़े विहार। ऐसा लगता था कि उसके बीच में अनेक प्रकार के खिले हुए फूल, गुलाब कहते हैं, कमल का फूल, अनेक प्रकार का फूल, चहचहाती चिड़ियाँ, यह देखने में बड़ा ही खूबसूरत लगता था। 6 विहारों की चर्चा किसने किया, तो किसने, यशोवर्मन ने। किसने किया, शिलालेख में किया। 6 जो विहार था वो कैसा था, तो गगन चुंबी था, यानी मेघों को छूने वाले ऊंचे ऊंचे विहार बना हुआ था। ऐसा बताया जाता है चीनी यात्री जब इत्सिंग जब आए, तो इत्सिंग के समय में विहार में उस विहार में 300 छोटे बड़े यानी बड़े कमरे और 8 मंडप थे। इत्सिंग क्या कहते हैं, इत्सिंग कहते हैं कि जब मैं नालंदा गया तो वहाँ क्या देखा, तो वहाँ 300 छोटे बड़े कमरा देखा। किसमें, विहार में। विहार मेरे बच्चे आप समझ रहे हैं, विहार उस जगह को, उस भवन को, उस बिल्डिंग को कहा जाता था जिसमें बौद्ध भिक्षुओं रहते थे। कौन रहते थे, बौद्ध भिक्षुओं के रहने वाले बड़े बड़े कोठरी को, बड़े बड़े क्या कहा जाए, बिल्डिंगों को विहार कहा जाता था। और उसी विहार के नाम से हमारा राज्य का नाम बिहार रखाता है। इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा मेरे प्यारे बच्चे, आप समझेंगे। इत्सिंग जब आया तो उन्होंने कहा कि विहार में 6 बड़े बड़े जो विहार है उसमें 300 बड़े बड़े कमरे थे और 8 मंडपे था, 8 मंडप थे। बंगाल के महाराज कहता, बंगाल, उड़ीसा और बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों राज्य के दान से, तीनों राज्य के क्या कहा जाए, आर्थिक पोजीशन से मिल करके नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। तो बंगाल के महाराज एगो धर्मपाल देव थे और एक देवपाल देव थे। देवपाल, इनके समय में कहा जाता है कि ताम्रपत्र यानी तामा पर लिखा जाता था और कांसे की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। कब, जब उसको खनन किया गया पुरातात्विक विभाग से नालंदा विश्वविद्यालय को, तो ऐसा कहा जाता है कि धर्मपाल देव और देवपाल देव उस समय वो ताम्रपत्र पर और कांसे की मूर्तियां निकली है। किनकी मूर्तियां, मैं बता दूं मेरे बच्चे, महात्मा बुद्ध की मूर्तियां। किस चीज़ के बना मिला है, तो कांसे से बना हुआ मिला है। शैलेंद्र एक शासक था, उन्होंने 5 गांव नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में दिए थे। जी ये भी याद रखना है, 5 गांव नालंदा विश्वविद्यालय को निर्माण के लिए किसने दिया, तो शैलेंद्र शासक ने दिया। शासक शैलेंद्र ने दिया। किसने दिया मेरे प्यारे बच्चे, शासक शैलेंद्र। कितने गांव दिया, 5 गांव दिया। कितने गांव दिया, 5 गांव दिया। मैं आगे बता दूं कि नालंदा विश्वविद्यालय में 5 विषयों की पढ़ाई हुआ करती थी, 5 विषयों की शिक्षा दिया जाता था। वो 5 विषय क्या था, वाक् शक्ति मतलब कि व्याकरण विद्या, आपको बोलने के तरीका, बोलने के ढंग पहले सिखाया जाता था। इसलिए सबसे पहले व्याकरण यानी कि वाक्य शक्ति की बढ़ावा देते थे, यानी कि व्याकरण की विद्या सिखाया जाता था। दूसरा था चिकित्सा विद्या, है ना, आप चिकित्सा विद्या सीख लो और जितने भी लोग हैं उस समय स्वस्थ रहे, इसके लिए चिकित्सा विद्या लेना जरूरी था। अनेक प्रकार के रोगों के इलाज के लिए उसे ज्ञान प्राप्त करना होता था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि चिकित्सा विद्या, व्याकरण विद्या, शिल्प विद्या, शिल्पकार आप जानते हैं, है ना, बड़े बड़े बिल्डिंगों को बनाना शिल्पकार होता है, अनेक प्रकार के वस्तुओं को बनाना शिल्पकार कहलाता है। तर्कशास्त्र, तर्क विद्या का भी वहाँ अध्ययन कराया जाता था। दर्शन शास्त्र, यानी 5 विषयों की पढ़ाई बहुत जोरों से की जाती
थी। व्याकरण विद्या, चिकित्सा विद्या, शिल्प विद्या, तर्कशास्त्र विद्या, दर्शन शास्त्र विद्या। मैं आगे बता दूं मेरे बच्चे कि वहाँ बड़े बड़े विद्वान थे। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ जो कुलपति थे, कुलपति का नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, हाँ कुलपति नहीं, चलिए जब आएगा बता दूंगा। ऐसे बताया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया। किसने करवाया? कुमारगुप्त ने। और उसका जो ध्वस्त कराने वाला है वो बख्तियार खिलजी है ना। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया? कुमारगुप्त ने। उसका ध्वस्त किसने कराया? तो बख्तियार खिलजी ने। किसने करवाया? बख्तियार खिलजी ने। बच्चे, मैं जो भी पढ़ाया, आपको जो भी समझाया, इसको आप बार बार वीडियो देखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय जो यह एक निबंध है, राजेंद्र बाबू ने लिखे, ये निबंध को आप बार बार मेरे वीडियो को देख करके आप समझें और इसका प्रश्न और उत्तर बनाने का प्रयास करें। इसमें बहुत ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है और ऑब्जेक्टिव को भी क्लियर करें। आप कॉपी कलम रख ले और ढेर सारा ऑब्जेक्टिव इसमें आपको बनकर तैयार हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय कितने व्यापारियों को दान से बना? तो 500 व्यापारियों के दान से बना और जनता के उदार दान से बना। ऐसा कहा जाता है बुद्ध के समय के पहले वहाँ आम्रवन था। बुद्ध को जब भूमि खरीद करके इनको जब दान में देता है तो कुमारगुप्त ने इसे क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। जला किसने दिया? तो बख्तियार खिलजी ने जला दिया, है ना। लगभग कितने? तो 600 वर्षों तक। कब? तो 600 वर्षों तक। मैं बताया है मेरे बच्चे, 600 वर्षों तक ये चैतन्य का केंद्र बना रहा। एशिया महाद्वीप में पर्वत से समुद्र पार तक इनकी वाणी फैली हुई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय उस समय बिहार को क्या कहा जाता था? मगध कहा जाता था। मगध की राजधानी ब्रज था। तो पूछेगा राजगीर का प्राचीन नाम क्या था? राजगृह था, है ना। क्या था? राजगृह था। तो मेरे बच्चे, मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। मैं अगर आप लोग बोल दे, कमेंट में लिख दे कि सर इसका ऑब्जेक्टिव भी डाल दे, सब्जेक्टिव भी डाल दे, मैं इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी डाल दूंगा। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे मेरे बच्चे, मेरे लाडले, तो आप इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। लाइक और शेयर करने में पैसे नहीं लगते मेरे बच्चे, इसलिए आप इसे आगे ज़रूर ले जाएं। बड़े बड़े यूट्यूबर को जब आगे आप बढ़ाएं तो मुझे भी थोड़ा प्रयास कर दीजिए। आपसे विनती यही है, प्रार्थना यही है। और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप देखेंगे, अपने दोस्तों में इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कहीं भी अगर कुछ फॉल्ट हो जाता है तो इसके लिए क्षमा भी करेंगे। एक वीडियो में ऑब्जेक्टिव बनाया था, मेरे प्यारा एक बच्चा था, वो उसे उल्टा डाल दिया, है ना। इसलिए उसमें मैं क्षमा मांगता हूं कि आपसे ऐसा नहीं होगा। प्रयास करूंगा कि वीडियो सही से जाए। मेरे पास रिसोर्स का थोड़ा संसाधन का कमी है। मैं बिल्कुल इंटायर एरिया में हूँ, देहात में हूँ। आप जानते हैं यहाँ नेटवर्क भी प्रॉब्लम होती है, बिजली भी प्रॉब्लम होती है। और जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो इस वीडियो बनाने के लिए मैं 1 घंटा तक इसको मैं संवारने में और इसको फिनिश करने में, फिट करने में लगा। और मैं विशेष क्या कहूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। और यदि आप मुझे आगे बढ़ाना चाहेंगे तो इसे ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। चलिए, जय हिंद।